नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिंपल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का अध्ययन कर रहे हैं और इसी संबंध में यह है इस आत्मकथा की तीसरी वीडियो है। इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने देखा है कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने स्कूल जाना आरंभ किया तो उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जाति के आधार पर किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया। यदि आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह तीसरी वीडियो आप तभी देख सकेंगे, समझ सकेंगे जबकि पहली दो वीडियो आप देख चुके हैं। और सवाल यह है कि आप ढूंढेंगे कहाँ, तो ढूंढने के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको उन वीडियोस को ढूंढने में किसी भी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सारी वीडियोस का लिंक और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का अध्ययन। भूत प्रेत की छायाओं के प्रति पूरी बस्ती में अजीब माहौल था। जरा भी किसी की तबीयत खराब होती तो डॉक्टर के बजाय किसी भगत को बुलाया जाता था। भगत के शरीर में देवी देवता प्रकट हो जाने पर बीमार को दिखाया जाता था। अक्सर किसी भूत के प्रभाव का जिक्र करके भगत भूत पकड़ने की क्रियाएं करता था, जिसके बदले में देवी देवताओं पर सुअर, मुर्गे, बकरे, शराब चढ़ाई जाती थी। प्रत्येक घर में उन देवताओं की पूजा होती थी। ये देवता हिंदू देवी देवताओं से अलग होते थे, जिनके नाम किसी पोथी पुराण में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन किसी भी ऐसे परिवार में चले जाइए जिनका संबंध इस बिरादरी से है, वहाँ इन देवी देवताओं की पूजा देखने को मिलेगी। जन्म हो या कोई शुभ कार्य, शादी विवाह या मृत्यु भोज, इन देवी देवताओं की पूजा बिना अधूरा है। इस छोटी सी उम्र में ही चाची विधवा हो गई थी। मैं उस समय काफ़ी छोटा था। अब तो मुझे चाची का चेहरा भी याद नहीं है, लेकिन इतना याद है चाची बहुत सुंदर थी। सर्दी के दिन थे, सुबह का वक्त था। माँ, भाभी, चाची चूल्हे के पास बैठी थी। मैं और माया भी उनके आसपास ही बैठे थे। चूल्हे में उपलों की आग सर्दी से बचाव के लिए उन दिनों हमारी खास जरूरत थी। पिताजी और बड़े भाई सुखवीर कहीं बाहर से लौटकर आए थे। उनमें कुछ फुसुर फुसुर हो रही थी। अचानक पिताजी गुस्से में उबल पड़े। आंगन में एक डंडा पड़ा हुआ था, उसे उठाकर उन्होंने चाची की पीठ पर जड़ दिया। इस अचानक प्रहार से चाची दोहरी हो गई थी। उसके मुंह से भयानक चीख निकली थी। वह माँ से लिपट गई थी। मुझे बचा लो चिल्ला रही थी। पिताजी का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। बड़े भाई सुखवीर ने उनके हाथ से डंडा छीन लिया था। पिताजी को खींचकर बाहर ले गए थे। हो हल्ला सुनकर अड़ोस पड़ोस की औरतें छतों और दीवारों से उचक उचक कर झांकने लगी थी। सोचने समझने लायक मेरी उम्र उस समय नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिसने पूरे परिवार को हिला दिया था। उसी दिन चाची को उनके मायके भेज दिया गया था। चाची को बसेड़े तक छोड़ने पिताजी खुद गए थे। चाची जी बसेड़े की ही रहने वाली थी, इसीलिए उसे सब बसेड़ों कहते थे। उसके बाद हमारे घर में चाची की चर्चा तक पर प्रतिबंध लग गया था। जो कुछ घटा उसने मेरे मन में एक दहशत बैठा दी थी। अपने चचेरे भाई बहनों से प्यार करने वाले पिताजी की क्रूर छवि मेरे मन में बैठ गई थी। कुछ दिन बाद ही माँ ने श्याम लाल चाचा के लिए रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरे ननिहाल खजूरी, जिला सहारनपुर के पास गराहू गांव है। दोनों गांव के बीच हिंडन नदी है। गराहू में माँ के रिश्ते के भाई रहते थे। उनकी लड़की राम कटोरी थी। माँ ने 1 महीने के भीतर शादी कर दी चाचा की। राम कटोरी के आ जाने से बसेड़ों का दंश भूल गए थे। श्यामलाल चाचा भी अब दिन रात काम में लगा रहता था। इसी बीच फिर एक हादसा हो गया था। अचानक श्यामलाल चाचा कहीं गायब हो गए थे। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले। माँ ने राम कटोरी से बहुत पूछताछ की थी, कुछ तो कह के गया होगा, लेकिन राम कटोरी के पास कोई उत्तर नहीं था। कई महीने बाद
श्यामलाल चाचा अचानक आ गए थे, वह भी रात के धुंधलते में। आते ही सोलहड़ चाचा पर चाकू से हमला किया था। सोलहड़ चाचा तो हमले से बच गए थे, लेकिन पिताजी ने श्यामलाल चाचा को दबोच लिया था और उनके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए थे। राम कटोरी माँ के पास दुबक कर बैठी थी, वह बेहद डरी हुई थी। चाचा जमीन पर बंधा हुआ पड़ा था। चाचा माँ को पुकार रहा था, भाभी मुझे छुड़ा दे, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। माँ ने पिताजी के मना करने के बावजूद चाचा की रस्सी खोल दी थी। श्यामलाल चाचा चला गया था, फिर कभी लौटकर नहीं आया। इस घटना से पिताजी बहुत दुखी हुए थे। श्यामलाल चाचा को वे रोकना चाहते थे, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन बात से जो दुखी था तो मैंने कहा होता, यूं छुरेबाजी ये क्यों उतरा, यूं छुरेबाजी पर क्यों उतरा। लेकिन चाचा भी जिद का पक्का निकला, लौटकर मुंह नहीं दिखाया। कुछ ही दिन बाद राम कटोरी ने सोलहड़ का हाथ थाम लिया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच खिंचाव आ गया था, जैसे स्नेह के तमाम सूत्र टूटकर बिखर गए हों। राम कटोरी के लिए भी अब पहले जैसा नहीं रह गया था। पिताजी जब तक बैठक में दिखाई पड़ते थे, वह हमारे घर नहीं आती थी। हमारा भी उनके घर आना जाना कम हो गया था। बस अड्डे से कॉलेज लगभग 1.5 मील की दूरी पर था। आसपास में एक ही इंटर कॉलेज था। बरला के अलावा फलौदा, मांडला, बैसानी, खाई खेड़ी, बसेड़ा, ताजपुर, छपार, नगला, कुतुबपुर आदि गांव के लड़के इसी कॉलेज में आते थे। लड़कियों की संख्या 5-6 से ज्यादा नहीं थी, वे भी संपन्न परिवारों से थी। 1-2 लड़कियां अध्यापकों की थी। लड़कों में भी अधिक संख्या त्यागियों की थी। दलित परिवारों से इक्का दुक्का ही पढ़ने आते थे। बाबूराव त्यागी बल्ला के ही रहने वाले थे, एक अच्छे शिक्षक थे। उनका स्नेह और मार्गदर्शन मुझे कई बार मिला। अक्सर वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। वे हमें हिंदी पढ़ाते थे। मेरी भाषा में उन्होंने कई सुधार किए थे। उन दिनों भाषा में जो रुचि विकसित हुई उसका श्रेय बाबूराम जी को जाता है। वे मेरे प्रेरणा स्रोत रहे थे उन दिनों। सन 1962 के जुलाई अगस्त की बात है। मैं 8वीं कक्षा में पहुंच चुका था। 7वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की थी। पूरी कक्षा के 4 अच्छे विद्यार्थियों में मैं भी एक था। एक दिन मैं घर से स्कूल जाने के लिए कुछ जल्दी ही निकल पड़ा। घर में कोई घोड़ा तो था नहीं, अंदाज से ही निकलते थे। पक्की सड़क पर स्कूल जाने वाला शायद उस समय मैं अकेला था। मेरे पीछे पीछे सूरजभान तगा का बेटा ब्रजेश आ रहा था। मुझे उम्र में काफी बड़ा था। उसके कंधे पर एक लंबी सी लाठी थी, शायद खेत पर जा रहा था। मुझे देखते ही उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। मैं अनसुना करके चलता रहा। कोठी नहर विभाग का निरीक्षण भवन के पास पहुंचते ही उसने आवाज दी। स्कूल थोड़ी सी दूर रह गया था। अबे चूड़े के, रुक जा। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर शैतानी झलक रही थी। मेरे करीब आकर वह बोला, चूड़े के, तेरे तो सचमुच सींग निकल आए हैं। तू तो बड़ी शेखी में रहता है, तेरी तो चाल ही बदल गई है। बिना उत्तर दिए मैं जाने लगा तो उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। डांटते हुए बोला, सुना है तू पढ़ने में होशियार है। उसने लाठी का एक सिरा मेरे पेट में गाड़ दिया था। करके हमें भी तो दिखा, तू कितना होशियार है। वह झगड़े पर उतारू था। मैं झगड़े से बचना चाहता था। मुझे चुप देखकर वह फिर गुर्राया, कितनी भी पढ़ लियो, रहेगा तो तू चूड़ा ही। उसने मुझे लाठी से धकेलाया। मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन मेरा झोला जमीन पर गिर पड़ा था। उसने उस झोले को लाठी में फंसाकर ऊपर उठा लिया था और गोल गोल घुमाने लगा था। मैंने उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, मेरी किताबें बिखर जाएंगी, मेरा झोला दे दो, कॉपियां फट जाएंगी। वह नहीं माना और जोर से घुमा कर उसने झोला दूर फेंक दिया। मैं उठाने के लिए दौड़ा तो वह कहे लगाकर हंसने लगा। मेरा झोला सड़क के किनारे खाई में गिर गया था, जहां पानी और कीचड़ भरा हुआ था। झोला निकालने में मेरे कपड़े भीग गए थे, पाँव कीचड़ में सन गए थे। झोले में किताबें और कॉपियां भीग गई थी, जिन्हें देखकर मुझे रोना आ गया था। स्कूल के नल पर मैंने हाथ पांव धोए थे। किताबें कॉपियां धूप में सुखाई थी। मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। उस रोज लग रहा था जैसे पढ़ना लिखना अपने हिस्से में नहीं है। लेकिन पिताजी का चेहरा सामने आते ही उनकी बातें याद आने लगती थी। पढ़ लिख कर जाति सुधारनी है। उस रोज किसी भी पीरियड में मन नहीं लगा था। सुबह की घटना रह रहकर कचोट रही थी। लौटकर माँ के सामने पूरी घटना का जिक्र किया तो माँ भी रोने लगी। पिताजी ने सुना तो वे मरने मारने को तैयार हो गए थे।
श्यामलाल चाचा बल्लम उठा लाए थे। वे दोनों उस लड़के को पीटने जा रहे थे। बगड़ के बड़े बूढ़ों ने उन्हें शांत किया था। पिताजी की बेबसी को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। अबे सोहारो म्हारे जाकत को अक्षर सीख लेंगे तो थारा क्या बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो बात रफा दफा हुई थी, लेकिन तगाओं के प्रति हमारे बगड़ में विरोध का स्वर उभरने लगा था। बेगार पर जाने से लोग मना करने लगे थे। पिताजी जल्दी ही उत्तेजित होकर चिल्लाने लगते थे। माँ डरती थी किसी झंझट में न फंस जाएं। बस्ती से हिरम सिंह, सतपाल, भिक्कूराम, ओमी स्कूल जाते थे। सतपाल और मैं हम उम्र थे। दोनों ने साथ ही साथ स्कूल में दाखिला लिया था। हिरम सिंह 1 साल पीछे था। ओमी ने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था। सतपाल भी मुझसे 1 साल पीछे हो गया था। सतपाल पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। हम लोग बचपन में एक साथ रह रहे थे। घर भी आसपास ही थे। उसके पिताजी गिस्सा सिखों की तरह पगड़ी बांधते थे, दाढ़ी रखते थे। बोलचाल का लहजा भी उनका बदल गया था। अपने बच्चों के नाम भी उन्होंने सिखों के ढंग से ही रखे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम हरनाम सिंह, दूसरे का नाम गुरनाम सिंह, बेटी रजिंदर और सबसे छोटे का सतनाम सिंह, जो आगे चलकर सतपाल हो गए थे। वैसे बस्ती के लोग उसे बंदर कहकर पुकारते थे। इसी तरह हिरम सिंह को सुंडल और मुझे पाल्ला। बस्ती में ओम प्रकाश पुकारने वाले मेरी माँ को छोड़कर और कोई नहीं था। कुछ लोग पिताजी की देखा देखी मुंशी जी भी कहने लगे थे। हिरम सिंह की शादी उस समय हो गई थी जब वह 8वीं की परीक्षा दे रहा था। उसी वर्ष मैंने 9वीं की परीक्षा दी थी। बारात मोड़ना गई थी। पिताजी के साथ मैं भी बारात में गया था। नए कपड़े पहनकर बारात में जाने की उमंग ही कुछ अलग थी। शादी विवाह की तमाम रस्मों में हिरम के साथ मुझे ही भेजा गया था। शादी के अगले रोज विदा होने से पहले हिरम सिंह को दुल्हन के घर बुलाने एक व्यक्ति जनवासे में आया था। हिरम सिंह के साथ मुझे भी जाना पड़ा था। दुल्हन के आंगन में हम दोनों एक चारपाई पर बैठ गए थे। हमारे इर्द गिर्द हंसी ठट्टा करती लड़कियों का झुंड मंडरा रहा था। मैं उस समय काफी सतर्क था। बड़े बूढ़ों ने खूब अच्छी तरह समझा पढ़ाकर मुझे भेजा था हिरम सिंह के साथ। ऐसे मौकों पर हंसी ठट्टे करती लड़कियों के चुंगल से बचने के तरीके सिखाए थे सभी ने। लड़कियां बात बात में छेड़खानी कर रही थी। रात के बचे हुए दाल चावल हम दोनों को खाने के लिए दे थे। एक व्यक्ति गले में बड़ा सा ढोल लटकाए खड़ा था। हिरम सिंह की सास और 2-3 स्त्रियां ढोल वाले को चलने का इशारा कर रही थी। उनके साथ हिरम सिंह को सलाम के लिए उन घरों में जाना था जहां उसकी सास काम करती थी। मैंने हिरम सिंह को सलाम के लिए जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया था और चुपचाप उनके साथ जाने के लिए खड़ा हो गया था। मैंने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हिरम सिंह ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अकेला छोड़ दोगे? चलो साथ चलो। इस बात को लेकर काफ़ी किचमिच हो गई थी हिरम सिंह से, लेकिन अंत में मुझे हारकर उसके साथ जाना पड़ा। यार 1-2 घर जाके जल्दी ही लौट आएंगे। मैंने अनमने ढंग से चल दिया था। गर्मी के दिन थे। गलियों में भटकते भटकते दोपहर हो गई थी। हम एक जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। सबसे आगे दुल्हन की माँ और 2 स्त्रियाँ, उनके पीछे ढोल बजाने वाला, फिर हम दोनों, उसके बाद बच्चों का हुजूम। ढोल की आवाज़ से ज़्यादा बच्चों की किलकारियाँ थी। प्रत्येक घर के सामने खड़े होकर ढोल बजाने वाला जोर से ढोल पीटता था, जिसकी आवाज़ सुनकर औरतें लड़कियां बाहर आ जाती थी। हिरम सिंह उन्हें सलाम करता था। वे घूंघट के कोने से हिरम सिंह को ऐसे निहारती थी जैसे हिरम सिंह को चिड़ियाघर से लेकर आए हैं। किसी किसी का व्यवहार बेहद रूखा और अपमानजनक होता था। लेने देने पर दुल्हन की माँ को काफ़ी कुछ कहना पड़ता था, यानी आसानी से किसी के हाथ से कोई कपड़ा या बर्तन नहीं छूटता था। हिरम की सास कहती थी, चौधराइन मेरी कोई 2-4 लौंडी तो है नहीं जो मेरे और जमाई थारे दरवाजे पे आवेंगे। इज्जत से लड़की को भेज सकूं, ऐसा तो कुछ दो। लेकिन इस गिड़गिड़ाहट का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोई कोई तो अजीब मुद्रा में मुंह बनाकर कहते, इन चूड़ों का तो कभी पेट ही ना भरता। एक औरत ने हिरम सिंह के हाथ पर 1 रुपये का नोट रखते हुए कहा, अरे तेरा जमाई है तो सोहना यानी सुंदर, काम क्या करे है? हिरम सिंह की सास ने उत्साहित होकर कहा, पढ़े हैं, 8वीं का इम्तिहान दिया है। पूछने वाली महिला ने आश्चर्य से हिरम को देखा। मैं पास ही खड़ा था। मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए उसी सुर में बोली, तू भी पढ़े है? मैंने कहा, हाँ में गर्दन हिलाई। तू कौन सी क्लास में है? 9वीं की परीक्षा दी है। उसकी आंखें ताज्जुब से भर गई। तू दिखे तो इससे छोटा,
जी मैं इनसे छोटा हूँ। वह थोड़ा रुक कर बोली, बरला तो तगाव का है। जी हाँ, मैंने कहा। चूड़ों के जाकत यानी बच्चे भी पढ़ने जाते हैं मदरसे में? उसने आश्चर्य हो रहा था। कितना भी पढ़ लो, रहोगे तो चूड़े ही, कहकर उसने अपने भीतर की भड़ास निकाली और अंदर चली गई। जुलूस अगले दरवाजे की ओर चल दिया। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था, खड़े खड़े थक भी गए थे। मैंने ढोल बजाने वाले से कहा, भैया कहीं पानी पिलवा दो। उसने हैरानी से मेरी ओर देखा। पानी तो घर जाके ही मिलेगा। बारात में आने का सारा आनंद किरकिरा हो गया था। पसीने से लथपथ जब हम वापस लौटे तो मैंने जी भरकर पानी पिया। उसी तरह पीते पीते हुए देखकर पानी पीने वाला बोला, बरले में सूखा पड़ गया है क्या? नहीं, सलाम ने मेरा पानी सोख लिया है। मेरी बात के मर्म को वह बेचारा अनपढ़ समझा या नहीं मैं नहीं जानता। मैं चुपचाप एक किनारे बैठ गया था अपनी थकान मिटाने के लिए। सलाम के लिए दर दर भटकने की पीड़ा ने मुझे बेहद थका दिया था। मेरे मन में जैसे कुछ उबल रहा था। दोपहर के खाने में सुअर का मीट और रोटी बनी थी। शराब पीकर कई लोग हो हल्ला कर रहे थे। नीम के पेड़ तले चारपाइयों पर लोग ऊँघ रहे थे। खाना खिलाने और बारात के विदा करने की गहमा गहमी में मैं एक किनारे चुपचाप बैठा था। मुझे इस तरह बैठा देखकर पिताजी ने पूछा, ऐसे क्यों बैठे हो मुंशी जी? मैंने पिताजी के सवाल का उत्तर देने के बजाय एक सवाल तेजी से दागा, ये सलाम के लिए जाना क्या ठीक है? पिताजी ने मेरी ओर ऐसे घूरा जैसे मुझे पहली बार देख रहे हों। मुझे चुपचाप देखकर मेरे मन की उथल पुथल बाहर आने लगी थी। अपनी ही शादी में दूल्हा घर घर घूमे बुरी बात है। बड़ी जात वालों के दूल्हे तो ऐसे कहीं नहीं जाते। ये दुल्हन बल्ला जाकर ऐसे ही घर घर जाएगी सलाम करने। पिताजी खामोशी से मेरी बात सुन रहे थे। पिताजी, बस तुझे स्कूल भेजना सफल हो गया है, तुम्हारी समझ भी आ गया है, अब इस रीत को तोड़ेंगे। पिताजी ने सचमुच इस रीत को अपने ही घर से तोड़ा था। मेरे भाई जनेसर की बारात लक्सर के पास रजोपुर में गई थी। पिताजी ने साफ मना कर दिया था, मेरा बेटा सलाम करने नहीं जाएगा। बहन की शादी में भी हमने अपने बहनोई को सलाम पर नहीं जाने दिया। साफ साफ कह दिया था, जिसे भी जो देना है यहाँ आकर जाए। देखने सुनने में बहुत साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन दूल्हा हो या दुल्हन, शादी के पहले ही दिन उनमें हीनता बोध भर दिया जाता था। सलाम इस शीर्षक से मेरी एक कहानी हंस अगस्त 1993 में छपी थी, जिसे राजेंद्र यादव ने ब्राह्मणवाद विरोध की शक्ल कहानी कहा था। सदियों से चली आ रही इस प्रथा के पार्श्व में जातीय अहम की पराकाष्ठा है। समाज में जो गहरी खाई है उसे प्रथा और गहरी बनाती है। एक साजिश है हीनता के भंवर में फंसा देने की। कितनी ही बार दुल्हों को ही नहीं दुल्हनों को भी बेइंतहा अपमान सहना पड़ता है। गरीब परिवार की अनपढ़ लड़की अजनबियों के बीच आकर वैसे ही गूंगी बनी रहती है। ऊपर से उसे दरवाजे दरवाजे लेकर घूमने पर रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। बचपन की कई ऐसी घटनाएं मन के भीतर पसरी हुई हैं जो अतीत के काले स्याह दिनों की साक्षी हैं। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमजोर हो चुकी थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांगकर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया पहन लिया, जो वक्त पर मिल गया खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूड़ों के जिम्मे था। जिनके घर में जो काम करता था उनके पशु भी उसे ही उठाने पड़ते थे। इसके बदले में कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, एक भैंस या बैल को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियाँ बकता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। मरे हुए पशु को उठाना बहुत कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैर को रस्सी में बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों में उठाना पड़ता है। इतने श्रम साध्य करने के बदले मात्र गालियाँ। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मेल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर में चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे जानवर को उठाने वालों को मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे।
तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती है। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत ही नेम में निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत में लौटते हुए रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया था। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने आकर हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझे बड़े भाई जनेश्वर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी रहती देवी ही थी। जनेश्वर जसबीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजूं। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले से खाल नहीं उतर पाएगी। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया था। मैंने कभी ये काम नहीं किया था। माँ नहीं चाहती थी कि यह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, उसे छोड़ अपनी स्थिति में मांग नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया था। मेरे चाचा सोलहड़ महाकामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारना शुरू किया, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही वे थककर बीड़ी पीने गए थे। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी थी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया था। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहर में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में मुझे कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया था। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सिर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़े उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ रहा था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो मुझे स्कूल में तंग करेंगे। मैं गिड़गिड़ाकर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उतारकर मेरे सिर पर रख दी थी। गठरी का वजन मेरे वजूद से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख ना ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए। अगर पूछ बैठा कोई तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हाल में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से पांव तक गंदगी में भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस जिंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। अगले रोज हिरम सिंह के साथ खाल लेकर शहर जाना पड़ा था। पिताजी और जनेश्वर लौटे नहीं थे। हिरम सिंह का परिवार जानवरों की हड्डियों और खाल शहर में ले जाकर बेचता था। तांगे में खाल को छुपाकर सीट के नीचे रखा था, ताकि सवारियों का ध्यान उस पर न जाए। बस में कंडक्टर चलने नहीं देता था। मुसलमान तांगे वालों से हिरम सिंह ने बात कर ली थी। तांगे वाले ने सवारियां जिला अस्पताल के सामने उतार दी थी। वह हमें लेकर चमड़ा बाजार गया।
चमड़ा बाजार में चारों तरफ चमड़े के ढेर लगे थे। सूखी हड्डियों के गोदामों से बदबू के तेज झोंके आ रहे थे। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। खाल 25 रुपये में बिक गई थी। 2 रुपये टांगे वाले ने लिए थे किराए के। शाम होने से पहले ही हम लौट आए थे। बचे हुए पैसे मैंने माँ को दिए तो उसने लौटा दिए। तेरे पास स्कूल की किताबें नहीं, इनसे जो भी आए खरीद ले, घर का खर्चा तो जैसे तैसे चल ही जाएगा। मैंने माँ से कहा इनमें से कुछ चाचा को भी दे दो। माँ ने मुझे डांट दिया था, उसका नाम मत लेना, तेरे बापू को आने दे, इसके हाथ गोड़ तुड़वाऊंगी। माँ चाचा पर गुस्सा थी। उस दिन से चाचा भी माँ के सामने आने से कतरा रहे थे। मेरे चाचा का आदर करते थे। माँ भी चाहे जितना कड़वा बोले, लेकिन दोनों चाचा सोलर और श्यामलाल को खूब चाहती थी। उनके निकम्मेपन पर दुखी तो होती थी, फिर भी उनके छोटे से छोटे दुख में साथ खड़ी रहती थी। पिताजी के वे चचेरे भाई थे, लेकिन उन्हें सगा ही मानती थी। पारिवारिक सघनता का एहसास पिताजी ने मुझे विरासत में मिला था। एक दिन मामा सुरजन को लेकर अचानक बल्ला आ गए थे। माँ से उन्होंने कहा था, यो अब नहीं पड़ेगा, देहरादून में इसका रहना ठीक नहीं है, इसकी सोहबत खराब हो गई है, यहीं के स्कूल में इसका दाखिला करवा दो। सुरजन का दाखिला 9वीं कक्षा में हुआ। सुरजन और मैं 9वीं कक्षा में एक साथ थे। दोनों का सेक्शन भी एक ही था। उन्हीं दिनों जनेश्वर की आंख में मोतियाबिंद उतर आया था। काफ़ी परेशान था वह। काफ़ी दिन घरेलू इलाज चलता रहा, लेकिन तकलीफ कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही थी। गांव में आंखों के इलाज के लिए एक कैंप लगा था, जिसमें मुफ्त इलाज होता था। जनेश्वर को भी इलाज के लिए उस कैंप में भर्ती करा दिया गया। उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। जनेश्वर कई महीने बिस्तर पर रहा था। ऑपरेशन के बाद आंखें पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई थी। उन दिनों सुरजन ही उसकी पट्टी बदलने, दवाई डालने का काम करता था। उन्हीं दिनों एक घटना घट गई थी, जिसमें सुरजन और जनेश्वर भी फंसते फंसते रह गए थे। हुआ यह था कि बस्ती के जवान लड़कों ने बेगार करने से इनकार कर दिया था। शुरू में इनकार की जगह आनाकानी या टालम टोल से मना चलाने की विधि अपनाई गई थी। बड़े बूढ़े इनकार नहीं कर पाते थे। तगाव ने भी समझ लिया था कि अब ये इनके हाथ से निकल रहे हैं, इसीलिए काम के बदले मजदूरी मांगते ही उनकी त्योरियां चढ़ जाती थी। वे ऐसा कोई रास्ता ढूंढते थे कि उनका दबदबा भी बरकरार रहे और कुछ करना भी ना पड़े। इसके लिए उन्होंने पुरकाजी थाने के दरोगा की मदद ली थी, जो कि उनकी ही बिरादरी का था। दरोगा किसी खास अफसर की टोह में था। यह मौका अचानक ही उसके हाथ लग गया था। नहर विभाग का एक अतिथि गृह है बरला गांव में। बस अड्डे से मुजफ्फरनगर जाने वाली सड़क पर कॉलेज से पहले एक पीली सी और लाल मटमैले रंग की पुरानी इमारत है, वृक्षों के झुलमुट में। यह इमारत कई हिस्सों में बटी हुई है। किसी जमाने में अंग्रेज अफसर दौरे पर आते थे तो यहीं ठहरते थे। इसे यहाँ कोठी के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास दूर दूर तक लहलाते खेत हैं। सामने पक्की सड़क। गांव में चकबंदी चल रही थी। कोई बड़ा अफसर आने वाला था। हमेशा की तरह भंगी बस्ती में एक सरकारी कर्मचारी आया। साफ सफाई के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत थी, जिसके बदले में कोई पैसा या मजदूरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। बेगार थी यह हमेशा की तरह। कई दिन तक भूखे प्यासे लोग कोठी की साफ सफाई में लगे रहते थे। बदले में गालियां अलग। पुलिस के सिपाही बस्ती में मुर्गियां उठा ले जाते थे, जोर जबरदस्ती से। कहीं कोई सुनवाई नहीं थी इसके खिलाफ, बल्कि कुछ तगा भी इसमें सहयोग देते थे। पुलिस वालों को देखते ही बस्ती की औरतें घरों में छिप जाती थी। इस बार बस्ती के लोगों ने बेगार करने से मना कर दिया था। दिहाड़ी दोगे तो जाएंगे, इस बात पर तनातनी हो गई थी। जो व्यक्ति बुलाने आया था वह तहसील का कोई चतुर्थ श्रेणी मुलाजिम था, लेकिन उसका रोब दाब किसी अधिकारी से कम नहीं था। बात बात में अबे तबे कर रहा था। जब सभी ने जाने से मना कर दिया तो वह जोर जबरदस्ती पर उतर आया था, लेकिन सभी लोग एक एक कर इधर उधर खिसकने लगे थे। उसे बेरंग हाथ लौटना पड़ा था। जाते जाते वह धमकी देकर गया था। तो दोस्तों, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का आज तीसरा खंड है और आज हम यही रुकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।